21 active taxpayer lists. Yes. 21A. What is active taxpayer list? G. Anybody who has the idea of active taxpayer according to the definition available at section number 2, जो डेफिनेशन क्लास है उसमें, हाँ जी, एक्टिव टैक्सपेयर का पता है या नहीं पता? पता है सर। जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको बता देता हूँ कि हमारे जो इस बैच की पहली 5 क्लासेस हैं वो सारी की सारी मैं आपको दे दूंगा। उसमें फ्रॉम when the sale tax was bought in undivided subcontinent, Pakistan came into being in 1947, वहां से लेकर up till now 2021 सेल टैक्स कैसे पहुंचा, वो सारा का सारा जब आप वो वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और बड़ा ही इन डेप्थ जाके हमने सेल टैक्स को शुरू में डिस्कस किया। तो ऑब्जेक्टिव भी ये है मेल लिखने का कि आप मुझे ईमेल करेंगे। ठीक है, तो आपके साथ जो प्रीवियसली शेयर मटेरियल है मैं वो भी मटेरियल भी शेयर कर दूंगा। और प्लीज ये सिर्फ जो नए स्टूडेंट है उनके लिए है, बाकी स्टूडेंट जिनके लेक्चर 6 और 7 मिस हुए थे वो हम उस तरह प्रोसेस नहीं कर पाए, तो होपफुली जो एक आध स्टूडेंट है जिसका मिस हुआ था, सारे नहीं, एक आध स्टूडेंट जिसका लॉजिक सही था कि सर ये रीज़न थी मैं नहीं अटेंड कर सका, तो कुछ किसी के घर में गेस्ट आ जाते हैं, हमारे घर में गेस्ट आए थे मैं क्लास नहीं अटेंड कर सका। ठीक है, तो उनसे माजरत। सही, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम फरमाने वाला है। किधर है जी ये आप? लाओ लाओ जी अशरफ साहब। उस्मान आ रहे हैं ना जी? जी सर जी। इसमें ना ब्लू प्लीज डाल देना। हाँ, ब्लू प्लीज डाल देना। अच्छा यार, 21A section deals with what? Active taxpayers list. Active taxpayers ये वो एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें एक्टिव टैक्सपेयर मौजूद होते हैं। ठीक है, अभी एक्टिव टैक्सपेयर कौन होता है इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा जी वो लेक्चर। ठीक है, उसमें मैंने बताया है कि जो एक्टिव नहीं है उनका मैंने बता दिया, बाकी सारे के सारा जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एक्टिव है। ठीक है, तो वो आप उसको देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि एक्टिव टैक्सपेयर इसमें पेपर में क्या आ सकता है। पेपर में जो आ सकता है ना, जो ये जिसके चांसेस हैं, वो ये कह देगा कि विच सेक्शंस ऑफ सेल टैक्स एक्ट डील्स विद द एक्टिव टैक्सपेयर्स लिस्ट। So your answer must be Section section 21A deals with the active taxpayer list। फिर उसमें और क्या आ सकता है? एक तो ये आ गया which section deals with the active taxpayer list। दूसरा क्वेश्चन, who has the power to maintain the active taxpayer list। सेकंड एमसीक्यू जो बन सकता है इस सेक्शन में, सेकंड एमसीक्यू इज रिकॉर्डिंग ऑनलाइन। जी सर, जी सर। ठीक है, ओके। हु हैज द पावर टू मेंटेन द APL।
ATL इज एब्रीविएशन ऑफ एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट। ठीक है, तो किसके पास पावर है जी? बोर्ड के पास। बोर्ड के पास। बस आंसर इज बोर्ड। बोर्ड हैज द पावर एंड which section? Section 21। मेरी नजर में इसके अलावा और कोई जो है इसमें क्वेश्चन नहीं बनता 21A में। ये एक लिस्ट होती है जिसमें एक्टिव टैक्स पेयर्स होते हैं, किसके पास पावर है मेंटेन करने की, ये लिस्ट बोर्ड के पास पावर है, और कौन सा सेक्शन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को डील करता है? 21A डील करता है। अब एक्टिव टैक्स पेयर कौन होता है, ये हमारा जो पहला ही लेक्चर है उसका एंड हमने एक्टिव टैक्स पेयर पे किया था। आगे जी, आगे से चैप्टर 4 शुरू हो रहा है। अगेन जो नए स्टूडेंट हैं उनकी आसानी के लिए मैं बताता जाऊं कि आपने तमाम सेक्शंस के टाइटल 76 सेक्शन जो है सेल टैक्स एक्ट में तमाम के सेक्शन के टाइटल याद करने हैं, और आपने चैप्टर्स के टाइटल याद करने हैं, और 13 के 13 शेड्यूल जो है उनके आपने टाइटल याद करने हैं, जिनमें जो 4 मैं कहता हूँ बहुत हो गया, विट हो गया, उनको रहने देना, 9 के 9 बाकी याद करना। चैप्टर 10 है, चारों सारे 10 के 10 याद करना, सेक्शन 76 है, सारे के सारे याद करना। ठीक है, आगे हमारा सेक्शन आप बता रहे हैं जी। सेक्शन 22 रिकॉर्ड्स। सेक्शन 22 डील विद व्हाट? रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड जो क्रिकेट के ग्राउंड में बन रहे हैं वो नहीं है, ये रिकॉर्ड्स वो हैं जो कि रजिस्टर्ड पर्सन। कौन? रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन सेल टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? इस सेक्शन में जाके सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी जाती है जी। हाँ, तो क्योंकि ये नए स्टूडेंट मैं देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ तक जो है ना सही। सेक्शन 14 में एप्लीकेशन दी जाती है कि मुझे रजिस्टर्ड करना, या रजिस्ट्रेशन को सेक्शन डील करता है वो 14 डील करता है। तो रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन करेगा, जो क्या कर रहा होगा? जो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? टैक्सेबल सप्लाईज। ऐसी सप्लाईज, ऐसी गुड्स बेच रहा होगा जिन पे सेल टैक्स लगता है। तो ये तो पता चल गया कि रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा। हु विल मेंटेन द रिकॉर्ड? रजिस्टर्ड पर्सन विल मेंटेन द रिकॉर्ड हु इज एंगेज्ड इन मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाईज, जो कि मसरूफ है टैक्सेबल सप्लाईज करने में। ठीक है, अब करेगा कौन ये तो पता चल गया, कौन करेगा वो तो हमने समझ लिया कि जनाब कौन करेगा, किस जुबान में करेगा। वेरी, तो जो आगे हम सेकंड लिख लेते हैं, लैंग्वेज कौन सी होगी, जुबान कौन सी होगी जिसमें ये वाला रिकॉर्ड रखा जाएगा। वो दो ही लैंग्वेज है, अगर वो उर्दू में रख ले फिर भी समझा जाएगा कि उस रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, या इंग्लिश में रख ले फिर भी समझा जाएगा कि वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। लैंग्वेज क्लियर होने के बाद आगे आ जाता है जगह, लोकेशन। वो रिकॉर्ड सेफ के अंदर रखेगा, अलमारी में रखेगा, कहाँ पे रखेगा? जो उसके लिए दो ही ऑप्शन है। वो अपने बिजनेस प्रेमिसेस में रख सकता है, या कहाँ रख सकता है वो? जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर बिजनेस प्रेमिसेस और रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या फर्क होगा? फिर बिजनेस प्रेमिसेस लाइक बिकी पावर प्लांट कहाँ पे है? ये शेखपुरा को जाते हो कि नहर पे नहीं आता, उसका
बिजनेस करने की जगह वहाँ पे पावर जनरेशन हो रही है वहाँ पे, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? गुलबर्ग में है। जहाँ से पूरे पाकिस्तान में अगर करस्पॉन्डेंस करनी हो तो वो कहाँ से कर रहा है? अपने हेड ऑफिस से, रजिस्टर्ड ऑफिस से। ठीक, एफबीआर ने नोटिस देना हो तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस भेज देता है, तो गैस वालों ने कोई नोटिस देना हो तो यहाँ पे भेज देते हैं, बिजली वालों ने देना हो तो यहाँ पे भेज देते हैं। तो फिर हमने क्या कर लिया, हमने रिकॉर्ड की लैंग्वेज देख ली, किस जगह पे रखना है वो देख लिया, रखेगा कौन वो देख लिया। इसके बाद किस चीज के बारे में, अच्छा ये रखने के बाद किस फॉर्म, किस किस्म के अंदर रखना है, फॉर्म फॉर्म कौन सी होगी उसकी रिकॉर्ड की। ठीक है, क्या फॉर्म होगी इसकी? कहता है जिस तरह की फॉर्म में रखो, लेकिन इस तरह रखो कि टैक्स की लायबिलिटी मालूम करना आसान हो। रिकॉर्ड को इस तरह रखो कि अगर आप टैक्स की कैलकुलेशन करना चाहें सेल टैक्स की तो आसानी से हो सके, ऐसी फॉर्म में रखो। ठीक है, अब हमने एक नई चीज जो है ना उसको भी सेटल कर लिया कि किस तरतीब में रखना है, कैसे रखना है, तो फॉर्म भी होगी। अब हम ये सारा कुछ करने के बाद तो यह रिकॉर्ड होगा क्या, रिकॉर्ड एक्चुअली है क्या? तो फिर रिकॉर्ड यही है जी कि आपने क्या खरीदा, परचेजेस। अब रिकॉर्ड यही रखना है ना कि किस चीज का रिकॉर्ड, आपकी खरीदारी का रिकॉर्ड। खरीदारी में क्या है, आपने, यार ये मार्कर ना सही तरह मदद नहीं दे रही, परचेजेस का रिकॉर्ड कि आपने डिस्क्रिप्शन क्या खरीदा जी, उसको डिस्क्राइब कर दे। पेंट खरीदा, फॉर एग्जांपल पेंट खरीदा, पेंट किस कंपनी का खरीदा, मास्टर वालों का खरीदा, क्वांटिटी कितने डब्बे खरीदे। ठीक है, किस डेट को खरीदे, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या थी, वैल्यू ऑफ, सेक्शन 3 की मेरी वीडियो देख लें और उससे प्रायर एक वीडियो देख लें जिसमें डेफिनेशन एंड हो रही है, तकरीबन एंड हो रही है वैल्यू ऑफ सप्लाई के। तो वी, अल्फाबेट वी, डेफिनेशन जितनी भी है वो अल्फाबेटिकली लिखी हुई है, जैसे एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से स्टार्ट हो रहा है और आखिरी डेफिनेशन जो है वो जेड से हो रही है, जीरो रेटेड यूनिट। तो वी के बाद थोड़ी ही डेफिनेशन है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला आप लोगों ने लेक्चर देख लिया जो भी है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, उसके ऊपर सेल टैक्स कितना है, और फिर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स क्या है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रिकॉर्ड किस चीज का होगा, रिकॉर्ड किस चीज का होगा जनाब, आपकी खरीदारियों का होगा। आपने क्या खरीदा, कितनी क्वांटिटी में खरीदा, किस तरीके को खरीदा, सप्लाई की वैल्यू क्या है, उसमें सेल टैक्स कितना है, दोनों को मिलाकर कितना है। आपने क्या कहते हैं पंजाबी में इची बिची रिकॉर्ड में, आपके गेट के पास, गेट पास, क्या आपने खरीदा तो गेट इनवर्ड, अगर बेचा तो गेट आउटवर्ड, उसका रिकॉर्ड। अब सिर्फ मैंने परचेजेस लिखी, आपने जो टैक्सेबल सप्लाईज की हैं जैसे वो भी होंगी, उसका रिकॉर्ड जनाब, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, डेट। अभी देखो परचेजेस में मैंने ये लिखा, ये भूल गया, किससे खरीदा, ठीक है, सप्लाईज आपने की, किसको बेचा, किस क्वांटिटी में बेचा, किस तरीके को बेचा, जब बेच रहे थे उसकी वैल्यू क्या थी,
सेल टैक्स कितना था, दोनों को मिला के वैल्यू क्या है। ये टैक्सेबल सप्लाईज के बारे में हमने बात कर ली। फिर जीरो रेटेड, हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सप्लायर, हाँ बिल्कुल वो भी ऐड कर। रिकॉर्ड के अंदर मैंने कहा कुछ भी नहीं छोड़ना। जब मैं आगे इनवाइस का सेक्शन पढ़ाऊंगा 23 में, तो उसमें आपको इनवाइस का फॉर्मेट बता दूंगा कि इनवाइस बनती कैसे है। तो इनवाइस के अंदर सारी की सारी चीजें हम शामिल कर देंगे, ठीक है। इनवाइस से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ जाएगा पेपर के अंदर, ठीक है। आप आपने टैक्स सप्लाईज के बाद, अच्छा सर इससे नीचे ना लिखिए। अच्छा इससे नीचे नहीं लिखता। अब मुझे क्या बताओ, क्या एग्जाम सप्लाई का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा? बिल्कुल। आप याद रखिएगा, रजिस्टर्ड पर्सन विल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, ही विल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज, ही विल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ एग्जाम सप्लाईज। तो रिकॉर्ड में जो मैंने लिख दिया वो सबका ये मेंटेन करेगा। फिर उसके जितने भी अकाउंट्स हैं उनका डाटा मेंटेन रखेगा। फिर इसके अलावा बिजली का बिल के रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा, गैस का बिल का रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा। ये सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखेगा। और रिकॉर्ड को सेक्शन कौन सा डील करता है? 22। तो बस याद रखिएगा, छोटे टाइटल, मैं अगेन रिपीट कर जाता हूँ, ऐसे सेक्शन जिनके टाइटल छोटे हैं, ऐसे सेक्शंस जिनके टाइटल छोटे हैं उनके पूछे जाने के चांसेस बड़े हैं। जिनके टाइटल बड़े हैं उनके पेपर में आने के चांसेस कम है। लेकिन छोड़ना हमने उसको भी नहीं है, ये याद रखिएगा। सही हो गया। अब मैं देख लेता हूँ कि कोई चीज इसमें ऐसी तो नहीं है जो पेपर में आ जाए और मैं कवर ना कर पाया हूँ। अच्छा, एक होता है EFCR। EFCR नोट करो अपनी कॉपीज में। EFCR may be asked in the paper stands for, the examiner may ask you EFCR stands for। तो आपने कहना है इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर। कह रहे हैं कि अगर किसी को FBR ने कह दिया है कि आप अपना ये मेंटेन करो, तो आप इसका भी इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर का भी आप मेंटेन करेंगे। और समटाइम इसको ना EFCR कह रहे हैं ना, समटाइम ECR भी लिख दिया जाता है समटाइम। तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। अच्छा, फिर वो फिर बोर्ड कोई सॉफ्टवेयर भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। आजकल आप कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं देख रहे, बहुत ज़्यादा बड़ी खर्चा कर रहा है FBR, बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कुछ बता रहा है किसी चीज़ के बारे में, बड़ी कंपेन कर रहा है, टीवी पे भी बड़ा आ रहा है, वो कह रहे हैं कि डिस्काउंट कह रहे हो, गाड़ियाँ शाड़ियाँ देंगे आपको। हाँ, पॉइंट ऑफ सेल के बारे में नहीं कुछ कह रहा, सॉफ्टवेयर यूज करने का नहीं कह रहा दुकानदारों को ये यूज करो। तो आपको कह रहा है कि रिकॉर्ड आपको कुछ कहा जा सकता है, बोर्ड के पास तैयार है कि कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ मीन्स, कुछ मॉड, कुछ इस तरह की चीजें, वो जिस तरह के चाहे वो सॉफ्टवेयर आपको कह सकता है कि ये इम्प्लीमेंट करो, इसको इस्तेमाल करो। आजकल POS का बड़ा दौर चल रहा है, बहुत सी एक्ट्रेस को लिया जा रहा है। आप बताएं, शायद आपकी बात मान ले, हमारी तो कोई नहीं मानता। कहा जा रहा है वो, हाँ जी, तो उनको कहा जा रहा है कि आप समझाओ इन्हें, तो लोगों को सब बात समझ आना शुरू हो गई। FBR की तो कोई नहीं सुनता था,
वीआर ने अभी ये सोचा कि जो एक्ट्रेस हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनको रिक्वेस्ट की जाए कि आप आए, ठीक है, वरना एफबीआर उनको पकड़ता ही रहता है। आतिफ असलम का केस भी नहीं हमारे पास हुआ करता था, और जहाँ पे आपका भाई बैठा है वहाँ पे बड़े बड़े केस हैं। ऐसे ही है ना, हाँ। ये भी मेरे बैचमेट के छोटे भाई, छोटे हैं बड़े हैं, छोटे हैं, छोटे भाई हैं। मैं उस दिन गया हुआ था तो उन्होंने कहा कि मैं उसको भेजूंगा, मैंने कहा भेजना यार। तो आप लेट आए हैं वैसे। वैसे बैठ पड़ता हाँ। है जैसे अच्छा अच्छा, आपको कंपनीज का कॉन्सेप्ट होगा पाकिस्तान के अंदर। कंपनीज अगर काम कर रही हैं तो उनके लिए कौन सा एक्ट है इस वक्त, कौन सा कंपनीज एक्ट है कि पाकिस्तान में? 2017 कंपनीज एक्ट 2017 बड़ा अच्छा चला। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अगर कंपनीज एक्ट के मुताबिक, अगर कंपनीज एक्ट के मुताबिक कंपनी एक्ट ऑर्डर दे रहा है कंपनी को कि तुमने अपने अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको ऑडिट करवाओ, सही? तो वो जो ऑडिट होगी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको ऑडिटेड अकाउंट्स कहा जाता है, ये भाई साहब रजिस्टर्ड पर्सन उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे। इज इट ओके? Yes, sir. It's okay. और उसकी एक कॉपी जो है ना वो भी प्रोवाइड करेंगे एफबीआर को, ऑडिटेड अकाउंट्स की। तो ये है जी, इट वाज ऑल अबाउट रिकॉर्ड का हमने बता दिया कि रिकॉर्ड, बाद में मैंने बताया होता क्या है, किसको चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, जब टैक्सेबल कर रहा है, जब रिकॉर्ड मेंटेन करेगा तो टैक्सेबल का भी करेगा, जीरो रेटेड का भी करेगा और एग्जाम्प्ट का भी करेगा, सही? किस जुबान में करेगा, उर्दू या इंग्लिश में करेगा, किस जगह पे उस रिकॉर्ड को रखेगा, आपने बिजनेस प्रेमिसेस में या रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगा, किस फॉर्म में रखेगा, ऐसी फॉर्म में रखेगा जिससे टैक्स की लायबिलिटी आसानी से मालूम की जा सके। इन चीज़ों का रिकॉर्ड होगा क्या, तो मैंने बता दिया, आपकी परचेजेस का, आपकी सप्लाईज का, सप्लाईज में टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज और एग्जाम्प्ट सप्लाईज, और फिर आपके इवन के जो Audit reports. अदर जो बिल्स हैं, आपका गेट के अंदर आने वाला पास, आपके गेट से बाहर जाने वाला पास, इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के बारे में भी और इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर के बारे में भी बात होगी, सॉफ्टवेयर मेंटेन करने के बारे में भी बात होगी, और ऑडिटेड अकाउंट्स के बारे में भी डिस्कशन होगी। तो सेक्शन 22 जो है ना रिकॉर्ड्स के हवाले से, आई बिलीव इंशाल्लाह अगर आप इसको खुद एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आप इसकी इंटीग्रिटीज को भी जो है ना वो समझ चुके होंगे। Yes, sir. और तो बात साहब को कुछ लगता है कोई नहीं है, आपका कुछ रहता तो नहीं है? यस सर रहता है ना, बस ठीक है, याद रखिएगा बस। फुल है मैंने कैसे भूलना है, देखो कि मैं मेहनत करने वाला बंदा कहाँ भूलता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी सप्लाई के ऊपर, सॉरी इनवाइस के ऊपर। तो इनवाइस को जो है ना, अरे साहब आप भी चनियोट के हैं ना, तो चनियोट वालों से तो वैसे फी डबल बनती है। हाँ बाबा ने बताया था, है ना? बताया था। हाँ। चनियोट में मंडी लगती है? हाँ, उस टाइम बताते तो चक्कर लगाते हैं, शायद गाँव का ही होता है। नहीं अभी मंडी लगती है? लगती तो है, किस दिन को लगती है? बहुत बुध को मंडी लगती है तो अपना भी मंडी में। सर वो तो सह व्यापारी इनकी से गल कर सकता है कुछ चीजें। हाँ? सह व्यापारी है। अच्छा, चलो फिर बताओ सेक्शन कौन सा है? 20। चलिए, आपके चाहने वाले मैसेज में भी कह रहे हैं कि क्या लेना है सर बता दें, मेरी भी मंडी लगती है उधर। कहाँ, चनियोट में? हाँ जी, कह रहे हैं मेरा भाई मंडी में होता है। बस ठीक हो गया, इनका नाम नंबर मुझे सेंड कर दे भाई। आप लेना, इस कर्दू वाले भी बैठे हैं, इनकी भी यहाँ भी मंडी लगती है। चलो हो गया, वापस आते हैं क्लास में।
तो आप मुझे मैसेज करना यार, मुझे वैसे नोट में वाकई जरूरत है। ठीक। क्योंकि वो ना कुछ आपको पता है बड़ी मंडी लगती है जी सर। रोड में। चल इनवाइस। जी सर, टैक्स इनवॉइसेस। हाँ, तो ये टैक्स इनवाइस क्या होती है जी? यार इनवाइस एक डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है पहली बात। इस डॉक्यूमेंट पे क्या होता है? इस डॉक्यूमेंट पे कंप्लीट डिटेल होती है। लाइक हम बना लेते हैं इट इज, दिस इज अ डॉक्यूमेंट, इसको हम कहते हैं इनवाइस। सही। इनवाइस का मसलन के एक कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, ए बी सी 25 किलोमीटर मुल्तान रोड, ठीक है। और यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। ये कौन है? सेलर, फरोख्त करने वाला। डेट क्या है? ये हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इनवाइस बना रहे हैं, किस डेट को बिक रहा है। इनवाइस का नंबर क्या है? ठीक। फिर हम लिखेंगे कि हम ये इनवाइस किसको कर रहे हैं, कंपनी एक्स वाई सी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये याद रखिएगा, यहाँ पे हम अपना STRN भी लिखेंगे, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, और NTN भी लिख देंगे, इससे आइडेंटिफाई हो सके कि बेचने वाला कौन है। फिर आगे खरीदने वाला कौन है? कंपनी एक्स वाई। हाँ, NTN, नेशनल टेस्टिंग नंबर। NTN is abbreviation of National Tax Number. STRN is abbreviation of Sales Tax Registration Number. और साहब आप किसी और टेस्टों पे मेहनत कर रहे हैं और कल को मुझे लग रहा है कि आपने बच्चे हमारे लग जाते हैं कि सर जी तुझे पढ़ाया कुछ नहीं। ऐसा ना करें, मेहनत करें यार इस पे भी ना। और अभी तक हम वी आर लकी, यू पीपल आर लकी इनफ कि आपको टाइम मिला होगा और कोई अनाउंसमेंट नहीं है। किसी को खैर खबर है? कोई खैर खबर नहीं है ना, कोई। हाँ, तो अभी जान मार लें, ये मैं बार बार कहता हूँ। कंपनी टू, कंपनी XYZ, ये जो बायर है, जो खरीदार है, उसके बारे में आप लिख रहे हैं। कंपनी XYZ ये 2 किलोमीटर फैसलाबाद रोड, इसका STRN क्या है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये आप लोग कंप्लीट डिटेल इसके बारे में लिख लेते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल आ गई आपके पास, और कंपनी जो बेचने वाला है उसकी डिटेल आ गई, डेट क्या है, इनवाइस का नंबर क्या है, STRN क्या है, NTN क्या है, खरीदार कौन है, कहाँ पे है उसका, ये मैं जो लिख रहा हूँ ये चीजें शामिल हैं। खरीदार कौन है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, चलो इसको छोड़ दो, लेकिन एड्रेस जो है, डेट कौन सी है इनवाइस की, इनवाइस का नंबर क्या है, बेचने वाले का STRN क्या है, ये सारी वो चीजें हैं जो कि इसके अंदर लिखी हुई है। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, उसको इनवाइस कहते हैं। जी सर। ये जो सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ, कहता है ये कागज है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली भी, एक डॉक्यूमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, मैनुअली भी हो सकता है, जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी जो मैं आगे लिखने लगा हूँ, उसको इनवाइस कहते हैं। यस सर। ठीक है, ये वो बात हो रही है। आगे जी, ये सारा लिखने के बाद कि कौन खरीदार है, कहाँ पे है, उसका नंबर, ये सारा लिख लिया, उसका पता वगैरह लिखने के बाद बिका क्या है जी, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन, उसकी आप डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, उसकी क्वांटिटी लिख दोगे, उसकी वैल्यू लिख दोगे। सही। अभी मिसाल के तौर पर वही पेंट भी पकड़ लेते हैं, आज हमारे जेब में पेंट आ गया, तो पेंट है मास्टर वालों का है 50 कैन है या बाल्टी है, ठीक है। इसकी वैल्यू है
1 लाख लिख लेते हैं मिसाल के तौर पे। इसके ऊपर सेल टैक्स कितना है, 17,000। तो ये इसको वो कह सकते हैं वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स और फिर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। तो जनाब ये 1,17,000 हो गया। तो भाई इस तरह के कागज को ही तो कहते हैं, इसी को आप इनवॉइस कहते हैं, जिसके अंदर बेचने वाले की तमाम डिटेल हो, जिसके अंदर खरीदने वाले की तमाम डिटेल हो, जिसके अंदर जिस डेट को बिक रहा है वो लिखा हो, जो इनवॉइस का नंबर है वो लिखा हो, आपका STRN लिखा हो, जो बेच रहा है खरीदने वाले का STRN लिखा हो, डिस्क्रिप्शन लिखी हो जो बिक रहा है, वैल्यू लिखी हो सेल टैक्स के बगैर, सेल टैक्स लिखा हो अलहदा से, और वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स लिखी हो, इसी को तो इनवॉइस कहते हैं। अब क्वेश्चन नहीं, मैं कह रहा हूँ एक और चीज भी ऐड है। मेरे ख्याल जो है 1 मिनट सफर तो कर दो यार। हाँ तो अभी ऐड है तो मैंने कौन सा ऐड कर दिया है, इसके बाद मैंने इस पे आना है, कोई 1-2 चीज रह तो नहीं गई, जब उस पे आना है फिर वो मैंने वो पॉइंट भी बताने हैं, उसके बाद कोई रह जाएगी आप नोट कर लें, लेक्चर के एंड पे आप डिस्कस कर लें, ऐसे ही है ना। चलो अच्छा, अब बात आ गई थी, कहाँ पे था मैं? सेल्स टैक्स वाली बात खत्म हो गई। नहीं अभी एक और चीज थी जो पेपर में आना है यार, वो मैंने बताने लगा था, इनवॉइस नंबर से रिलेटेड पेपर में आना है कि इनवॉइस नंबर जो है वो नंबर होगा, वो कह देगा अल्फाबेटिकली, ऑप्शन दे रहा हूँ, वो अल्फाबेटिकली होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, सीरियली नंबर्ड होगा, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? सीरियली नंबर। लास्ट बिल्कुल, तो आपने ऐसे कर देना है, ठीक है कि MCQ बन गया, आपने कह देना है कि ये इनवॉइस जो होगी हमेशा सीरियली नंबर्ड होगी, बगैर सीरियल नंबर के इनवॉइस नहीं होगी। मैंने भी ना बड़े मोटे मोटे निशान लगाए होते हैं, तारे बनाए होते हैं, स्टार्स होते हैं, कि ये अपने स्टूडेंट को बताना है कि इसके दरमियान से पूछा क्या जा सकता है, ठीक है ना। देखो मैंने बता दिया नेम, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर। अब क्वेश्चन आ गया, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि देखो इनवॉइस जा रही है, कुछ ऑर्डिनरी कंज्यूमर होता है, ठीक है, यही बताना था। तो यार फिर ये सफर तो कर लो ना पड़ा, वो हमने वो देखो ना वो डिस्कस करना है ना। अच्छा पेपर में पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 हु इज ऑर्डिनरी कंज्यूमर, कौन है ये जी ऑर्डिनरी कंज्यूमर साहब? आसान, ऐसा बंदा जो चीज को खरीदता है कंज्यूम करने के लिए, उसको ऑर्डिनरी कंज्यूमर कहा जाता है। यस सर। ऐसा बंदा जो खरीदता है कि मैं चीज को कंज्यूम कर लूं, अब मैं मार्कर मैंने क्यों खरीदा है, मैं इसको कंज्यूम कर लूं, इसको इस्तेमाल करूं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो मैं क्या हूँ? ऑर्डिनरी कंज्यूमर है। नीचे दुकान वाला है, वो मार्कर खरीदता है कि मैंने खरीद के बेचने हैं, क्या वो ऑर्डिनरी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता है? नहीं आता, वो कंज्यूम करने के लिए, वो तो बेचने के लिए खरीद रहा है, वो तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए कर रहा है। अच्छा, अगर ऑर्डिनरी कंज्यूमर चीजें खरीद रहा है, उस पर सेल टैक्स लग रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर 10 लाख से इंक्रीज कर जाए तो ऑर्डिनरी कंज्यूमर से शनाख्ती कार्ड लेना है। सेक्शन में कहा जा रहा है कि ऑर्डिनरी कंज्यूमर का पता चल गया, ऐसा ऑर्डिनरी कंज्यूमर चीजें खरीदता है, आप उसको चीजें बेच रहे हो, जो आप उसको चीजें बेच रहे हो वो आप उसको 1 लाख से ज्यादा की बेच रहे हो, याद रखना ज्यादा की, एक्सेस ऑफ 100,000 मीनिंग देयर बाय 1 लाख से ज्यादा की अगर चीजें बेच रहे हो
ऑर्डिनरी कंज्यूमर को आप बेचते हो उसका शनाख्ती कार्ड दोगे। ठीक, अब बात हो जाएगी कि जनाब यहाँ पे लकीली हमने लिखा हुआ है, अब बताओ ये 10 लाख ये वाला या सॉरी 1 लाख या ये वाला वैल्यू जो है वो एक्सक्लूसिव वाली या वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स? एक्सक्लूसिव। जी सर, एक्सक्लूसिव कहता है, हाँ जी आप बताएंगे। पेपर में क्वेश्चन आ गया जी कि हमें पता चल गया कि आप बड़े बड़े आला टीचरों से पढ़े हुए हैं, ठीक है जी, आप तैयारियां बड़ी अच्छी करके आए हैं, इसलिए हम आसान क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्योंकि हमने डिसाइड करना है कि कौन सा इंस्पेक्टर बनना चाहिए कौन सा नहीं बनना चाहिए। वो कहते हैं हमें पता है कि आपने रटा लगाया हुआ है कि ऑर्डिनरी कंज्यूमर जो है ना, ऑर्डिनरी कंज्यूमर को जब 1 लाख से ज्यादा की आप फरोख्त करोगे तो आप उससे CNIC लोगे। अब 1 लाख जो है ये वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स होगा या वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स होगा? तो बस याद रखिएगा, देखो मैं उस पॉइंट पे ले आया हूँ आप लोगों को कि ये फिर इस उसके हिसाब से ये ठीक नहीं होगा बल्कि ये ठीक होगा इंक्लूसिव। हाँ जी, बात बनती है ये वाली। यस देखो, सर। अगर एक बारीकी में जाके देखें, अगर इस तरह के वो क्वेश्चन पूछे तो लागे पता जाएगा। कि वो क्वेश्चन इस तरह बना लेंगे, मुझे पता है कि CNIC जो लेना है वो ऑर्डिनरी कंज्यूमर से लेना है, ओके हो गया। मुझे पता है जी कि अगर उसकी सप्लाई उसने 1 लाख से ज्यादा की ली है तो ये भी पता है। अब बताओ 1 लाख इंक्लूसिव वाला एक्सक्लूसिव वाला बोथ भी हो सकता है, नॉन ऑफ द अबव, कौन सा आंसर होगा? इंक्लूसिव याद रखना यहाँ पे। सर ये रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड पर्सन दोनों से लेना है शनाख्ती कार्ड की कॉपी? यार ऑर्डिनरी कंज्यूमर कौन सा हो सकता है? ऑर्डिनरी कंज्यूमर कौन होता है? सर वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है ना, रजिस्टर्ड पर्सन। यार चाहे कुछ भी हो, ओके, लिखा क्या है उसमें? ऑर्डिनरी कंज्यूमर की डेफिनेशन भी बता दी कि जिसने लेकर इस्तेमाल कर। ठीक है, तो क्या रजिस्टर्ड पर्सन खाते पीते नहीं है? रजिस्टर्ड पर्सन अगर मैं सेल टैक्स रजिस्टर में मार्केट लेके कंज्यूम नहीं कर सकता? कर सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन अगर देखो अभी बहुत लंबी बहस चल जाएगी इस पे जो आपने क्वेश्चन कर दिया है, फिर उसको तो ये एडवाइस में मेरा डेफिनेटली ये सारा कुछ कर देगा। मैं तो ऑलरेडी चाहे 2 का ले रहा हूँ 4 का ले रहा हूँ, मेरा तो ऑलरेडी सारा बुक हो रहा है। यहाँ पे बुकिंग जिनकी नहीं हो रही उसको तो वो बेच रहा है, तो वो सारा कुछ ये कर रहा है ऑलरेडी। रजिस्टर्ड पर्सन है, मुझे मैंने इनपुट लेना है, कल को मैं तो कहता हूँ मुझे डिक्लेयर करो भाई, मार्केट के ऊपर हो सकता है 100 रुपए की मार्केट दे रहा हूँ, 17 रुपए तो मैं इस पर टैक्स लेके जा रहा हूँ, मैं क्यों इस्तेमाल ना करूँ? तो अब इसको सिर्फ ऑर्डिनरी कंज्यूमर तक रखो और जो पेपर में आ सकता है उस तक टच रहते, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो ये आ गया जी आपका ऑर्डिनरी कंज्यूमर क्लियर हो गया जो इसके अंदर लिखा हुआ था। अब मैं और भी बताता हूँ क्या हो सकता है। आप बताओ, कहता है कौन कह सकता है कि मॉडिफाइड इनवॉइस इशू करो? यार आज मार्कर में रंग नहीं भरे, भाईजान प्लीज माइंड ना कीजिएगा, आप हमारे मेहमान भी हैं और वो भी बड़े दूर से हैं, स्कर्दू से। इन दोनों में भरा हुआ है। इन दोनों में, इसमें और इसमें, थैंक यू। अब बताओ जी कौन कह सकता है कि मॉडिफाइड इनवॉइस हम शुरू करते हैं? ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, बोर्ड। ये बोर्ड। चलो मान लेते हैं। मॉडिफाइड इनवॉइस क्या है? वो कहता है मैं तुम्हें कस्टमाइज किस्म की इनवॉइस देता हूँ, इस तरह की इशू किया था, ठीक है। एक होता है ना कि मॉडिफाइड तुमने ये कहा, उसने कहा मॉडिफाई करते हैं इसको तो डील करते हैं। अक्सर लोग गाड़ियां लेके मॉडिफाई नहीं कर लेते हैं, पीछे कुछ और तरीके की शेप बना लेते हैं। इनवॉइस को लेकर उन्होंने कहा मॉडिफाइड इनवॉइस इशू करो, ये बोर्ड कह सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है। फिर ये बताओ कि एक टैक्सेबल सप्लाई है, देखो एक टैक्सेबल सप्लाई है, एक टैक्सेबल
सप्लाई है, एक टैक्सेबल सप्लाई है। इसके अगेंस्ट कितनी इनवॉइसेस इशू हो सकती हैं? 1 2 3 अनलिमिटेड। बताओ। पेपर में क्वेश्चन आ गया जी, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एफपीएससी है तो अथॉरिटी सिर्फ एक हो सकती है, ये कहाँ लिखा हुआ है? बताएं। सर एक चीज की नीचे एक ही होगी। वेरी गुड। एक टैक्सेबल सप्लाई के लिए एक इनवॉइस होगी। अब उसने कहा जी एक एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। क्वेश्चन ये बनाते हैं, ऑर्डिनरी कंज्यूमर आया, उसने 1 लाख से ज्यादा की सेल की, फरोख्त करने वाले ने उसका सीएनआईसी लेके नोट कर लिया। ठीक है, इसने सीएनआईसी 2 नंबर दे दिया कि मेरा नाम है एफबीआर के रिकॉर्ड में आए नहीं, ताकि कल को मुझसे ना पूछे कि तुम 10-10 लाख की शॉपिंग कैसे कर लेते हो भाई, तुम्हारी तो तनख्वाही 6 लाख है। अब सेलर की क्या लायबिलिटी होगी ये बताओ, आंसर दो जी। वैसे प्रेपोजिशन समझ आ गई जो मैंने प्रेपोजिशन बनाने की कोशिश की है। ऑर्डिनरी कंज्यूमर आया, उसने 1 लाख से ऊपर की परचेजेस की, सेलर जो था उसने उसका शनाख्ती कार्ड लिया, जो ऑर्डिनरी कंज्यूमर है उसने 2 नंबर शनाख्ती कार्ड दे दिया, मतलब ओरिजिनल नहीं दिया, फेक दे दिया। सप्लाईज 2 नंबर शनाख्ती कार्ड के ऊपर चढ़ गई। एफबीआर को पता चला कि सेलर ने गलत शनाख्ती कार्ड नोट किया है। अब क्या लगेगी पेनल्टी इसके ऊपर? नहीं लगेगी, गुड फेथ भी किया तो नहीं लगेगी। हाँ, आप साथ साथ पढ़ते रहते हो सेक्शन को, है ना? अगर यही आपने रखा ना तो बड़ा फिट हो जाएगा, बाद में भी पढ़ लें। ठीक है, तो ये आंसर यही की बात है जो उन्होंने सही बता दी है कि अगर गुड फेथ में, अच्छे वाले फेथ में, ठीक है, किया है उन्होंने, गुड फेथ में अगर उन्होंने सेलर ने किया तो जनाब नो इशू, ठीक हो गया, लायबिलिटी नहीं होती। अच्छा, फिर वो कहता है कि क्या हर बंदा इनवॉइस इशू कर सकता है? जी फरज साहब। सर ये ऑर्डिनरी कंज्यूमर जो है ये अगर मतलब गुड फेथ में नहीं देता तो इसका क्या होगा? उसको कैसे ढूंढोगे अभी? और कानून साइलेंट है, कानून साइलेंट है, अब ढूंढो फिर उसे जो खरीदारी करके चला गया। ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। तो लॉ स्पेकुलेशन की इजाज़त हम नहीं देता, लॉ इंटरप्रिटेशन की तो इजाज़त देता है, लॉ स्पेकुलेट करने की इजाज़त नहीं देता। और ठीक है, अब मैं किस बात पे पॉइंट समझाना चाह रहा था? इनवॉइस कौन जारी करता है? हाँ, इनवॉइस कौन जारी करता है? लो जी, कौन इनवॉइस जारी करता है जी? आप ही बताओ। रजिस्टर्ड वेरी गुड। टैक्स पे करेगा। इनवॉइस कौन जारी कर सकता है? सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है। क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड अगर करेगा भी तो जो वो कि एफआईआर में जमा ही नहीं क्योंकि करवाएगा वो खा जाएगा। आगे ये पेनल्टीज में आप पढ़ेंगे, अगर बंदा जो रजिस्टर्ड ही नहीं है वो इनवॉइस अगर इशू कर देता है तो फिर क्या पेनल्टी है? सेक्शन 33 में आप लोगों को जो मैंने बताया था तो आप लोगों ने नोट किया होगा वहां से। ठीक है, पेनल्टीज के बारे में मैं बता दूं, आप लोगों ने पढ़ना जरूर है सबको पेनल्टीज को। आई नो इट इज एन ऑर्डील, बहुत मुश्किल काम है टू मेमोराइज द ऑल द पेनल्टीज, बट पढ़ना है तो याद होगी, ठीक है। जो ना याद हुई फिर अब क्या कर सकते हैं, लेकिन कोशिश जरूर करनी है, पहली 5 साल जरूर याद कर लेनी है। अब ये ना कि आप बिल्कुल छोड़ो, उनको टच ही ना करो जी, मुश्किल है, करना है, पढ़ना जरूर है, जितनी याद हो सकती है उतनी जरूर करनी। ये ना कि सिर्फ पेनल्टियां याद करते रहो बाकी कुछ ना करो, ये काम भी नहीं करना। अच्छा साहब, ओके हो रहा है ना काम? तो नहीं आ रही इसमें सर एक पर्सन, इसमें सर आपने लिखा हुआ रजिस्टर्ड पर्सन या फिर वो शख्स जो कि रिटेल टैक्स पे कर रहा है, इसमें सर नहीं है ये वाला रिटेल टैक्स वाला कौन होगा? रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था बहुत जो है, इसमें
जिसमें एक डेफिनेशन भी क्लास में जाके आती है रिटेलर के बारे में। रिटेल टैक्स में वो उसके पास फिक्स टैक्स है कि वो रिटेलर है। रिटेलर कौन होता है? वो आपको पता है जो कि रिटेल में बेच रहा है। मैं अक्सर कहा करता हूँ जो कि पिगी बैग्स में छोटी चीजें बेच रहा है, वो भी इनवाइस को इशू कर सकता है। अभी ये कौन सी इस लाइन में लिखा हुआ है ये? उसी के साथ पहले लाइन ठहरो जी, क्योंकि मैं जिस बुक से पढ़ रहा हूँ टैक्स इनवाइस, क्योंकि हम इसको देखो साथ में हम इसको अमेंड करेंगे। इधर लाओ जी। नहीं हाँ लेके आओ जी, लेके आओ लेके आओ। 4 और 4 1997। ठीक है, ये ले ली 2। तो जी ये नोट कर लें कि कौन इशू करेगा। 2 बंदे करेंगे, एक जो बंदा रजिस्टर्ड है और दूसरा जो रिटेल टैक्स पे कर रहा है। कौन यहीं पे लिख देते हैं। कौन इनवाइस इशू कर सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन या जो रिटेल टैक्स पे कर रहा है। ठीक हो गया जी। और इसका आखिरी जो प्रेपोजिशन जो बन सकती है इस सेक्शन की, आप देख रहे हैं इस सेक्शन में काफी चीजें बन रही हैं। ठीक है जी, बड़ा सेक्शन है। हाँ हाँ, ये इस बड़ा सेक्शन है और सिर्फ इनवाइस को डील कर रहा है। और इसमें आप देख लें क्वेश्चन कितने बन गए। इसका आखिरी जो है ना वो ये बन रहा है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन किस किस को इनवाइस इशू कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसमें वो सिर्फ 3 बंदों का जिक्र कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। हालांकि ये भी ओल्ड हो गया है, लेकिन अभी तक हिस्सा है तो हम क्या करें। तो अगर हमें पेपर में वो कहता है, क्योंकि क्या रजिस्टर्ड पर्सन इलेक्ट्रॉनिकली ना रजिस्टर्ड को इशू नहीं कर रहे कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 3 चीजें, वो लिखी हुई हैं दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को, कमिश्नर को और बोर्ड को। ये 3 लिखी हुई हैं जी। ये लॉजिक क्या है? ये लॉजिक दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को तो समझ आती है, कमिश्नर को और एफबीआर को इसकी समझ जो है वो समझना मुश्किल है। ऐसी है जी। तो इस पे हम सेक्शन 23 का हम करते हैं एंड। और इसमें आप नोट कर चुके होंगे कि ये सारी चीजें होंगी तो इनवाइस होगी। वो पेपर में मैं आपको बता दूं कि इसके साथ खेलने की कोशिश करेगा, इसके साथ खेलने की कोशिश करेगा कि इनवाइस के ऊपर सिर्फ सेल टैक्स और वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स लिखी होती है। इनवाइस के ऊपर सिर्फ वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स और सेल टैक्स लिखा होता है। ये सीरियली नंबर्ड के बारे में क्या कह सकता है वो आपको। ठीक है। और यहाँ पे वो क्या कह सकता है, कौन इशू कर सकता है? ये दो ये कह सकता है 1 लाख के साथ वो प्ले कर सकता है। 1 लाख एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव इसके साथ प्ले कर सकता है। तो जो एरिया जो उसके प्ले करने वाले हैं, मॉडिफाइड इनवाइस के बारे में कौन कह सकता है? तो हमने तकरीबन हर पॉइंट को, हर सब सेक्शन को इसके अंदर आइडेंटिफाई कर लिया है कि अगर कोई सेक्शन में पूछता है तो क्या पूछ सकता है, वो टाइटल पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछ सकता इसमें। और ना ही इसमें कोई एक वर्ड भी रहेगा जो वो पूछ ले। ठीक हो गया। हम आगे बढ़ते हैं जी। और अगला सेक्शन है और वो छोटा सा है, लेकिन इसमें भी आप देखिएगा कि हम 3 से 4 क्वेश्चन बना लेंगे। सही, अब देखते हैं वो कैसे बनते हैं।
अच्छा जी, सेक्शन नंबर 24 24। पहला क्वेश्चन जी, सेक्शन 24 डील विद व्हाट? सर 2-3 लोग कह रहे हैं वीडियो है गोरी, चेक करें। मैंने क्या चेक करना अपने है मैसेज आपको? आया तो पूछें उनसे जी, here there is complaint of stuck in the video. So what do you say? Please tell us in chat box. सर कह रहे हैं अब ठीक है, ठीक है चलो सर, चलो ठीक है। ओके है, थंब इज अप, सो वी विल कंटिन्यू विद आवर क्लास। और इसको और थोड़ा सा 15-20 मिनट कंटिन्यू करते हैं। जी सर। सेक्शन 24 डील विद व्हाट? retention of records and document for 6 years. यस, कि जो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट की बात हुई है उसको कितने अरसे तक आपने अपने पास रखना? रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स and documents फॉर 6 years। for how many years? 6 years. For 6 years. So, number one, G, what he may ask from us. Which section deals with the retention of record for 6 years? Section 24. सर मेरा ख्याल है नेट स्लो हो गया, इसमें से आवाज आ रही है। उनसे पूछो कि कुछ लैपटॉप का इशू नहीं आ गया। सर वॉइस नॉट क्लियर। सब मैसेज आने शुरू हुआ इतना यार वाइस इंटरनेट स्लो हो गया मैं उसकी स्लो हो गया होगा। बाय रखें। आज जी आप आएंगे, मोबाइल है इसको कहीं और ओपन करिए रखा हुआ है। अच्छा, तो जरा स्टॉप कर दो 1 मिनट। नहीं चलते रहेंगे, बहुत शुक्रिया, हम वैसे गपशप कर लेते हैं और जैसे ही इजाजत देते हैं कि ओके हो गया। अब ओके हो गया? नहीं अभी अभी भी ओके नहीं है। आई होप अब तो हो जाना चाहिए यार, क्योंकि फाइबर नेट, पीटीसीएल एंड देन जोंग 4G ये सब की हमने कह रहे ओके है ओके है ना? ओके। तो वही ओके है, कहीं देखिए बाहर का देखते हैं। बाद में पता चले सर आपकी वो ब्याज सिस्टम। आ जाओ जी। अच्छा यार, पहला क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा सेक्शन डील करता है कि 6 साल के लिए आपने रिकॉर्ड को महफूज रखना है, रिटेन करके रखना है? सेक्शन नंबर 24। अब 6 साल कहीं से तो गिनने शुरू करने हैं ना, कि कब से शुरू करेंगे? 6 साल किस डेट से जी? कब से? इस 6 साल है ना कि 6 साल तक महफूज रखेंगे, वो तक तो रखेंगे, लेकिन आगाज कहाँ से करें? फाइनेंशियल ईयर क्या है? जी एक आंसर आ गया जी, फाइनेंशियल ईयर के एंड से। इसका फोन आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा। इधर ही है सर इधर ही आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ये हमारे राइटर हैं किताब के। अच्छा हाँ यार, हमने ना इसको, हम कोई बुक लिखने नहीं जा रहे, लेकिन जो एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज में बहुत से फॉल्ट हैं तमाम बुक्स में। मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ, यू शुड रीड फ्रॉम द बेयर एक्ट्स, यू शुड रीड फ्रॉम सेल टैक्स एक्ट, यू शुड रीड फ्रॉम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, बेयर एक्ट, फेडरल एक्साइज एक्ट एंड एफपीआर एक्ट। इधर उधर की किताबों से नहीं, मैं हमेशा से कहता हूँ, और हमने पढ़ा भी सेक्शन वाइज उसी तरह ही है। लेकिन जब एमसीक्यूज की बात आ रही है ना, तो उसमें बड़ा मसला बना हुआ है कि जितना भी मटेरियल दिया जा रहा है ना, वो उसमें से अगर आप सारा बुक से एमसीक्यू देख के अटेम्प्ट कर लो ना, तो फिर भी आपके 55 नंबर से ऊपर नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि 45% तो गलत है या नहीं है? बिल्कुल है, आउटडेटेड है ना। हाँ प्रीवियस 2016-17 में जब हम इंस्पेक्टर बने, हमने दिया था टेस्ट, वही किताबें दोबारा से छापी, उसको अपडेट नहीं किया गया। कॉपी पेस्ट है। तो सिर्फ हम लोग जो है ना, सिर्फ एमसीक्यूज के लिए कुछ करने जा रहे हैं। सिर्फ एमसीक्यूज, इनकम टैक्स के एमसीक्यूज, सेल टैक्स के एमसीक्यूज, फेडरल एक्साइज के और एफबीआर एक्ट के, फिस्कल पॉलिसी के
और टैक्स रिफॉर्म्स के। तो इनके एमसीक्यूज का हम थोड़ा सा कलेक्शन देने जा रहे हैं। स्पेशली बेसिक ऑब्जेक्टिव तो है अपने स्टूडेंट को जो मेरे हैं उनको सही डायरेक्शन दे देना, और बाकी कोई अगर और भी चाहेगा तो हम उसको दे देंगे तो पेपर से पहले आ जाएगी बुक। इंशाल्लाह। देखो टू दी पॉइंट बनाना है, सिर्फ एमसीक्यूज ही बनाने जी, हैं, जी। बाकी तो बेरेक्ट आप कर रहे हो, तो प्रैक्टिस के लिए वो एमसीक्यूज हमने देने हैं और इंशाल्लाह जल्दी दे देंगे। जी इंशाल्लाह हफ्ते तक मिल जाएंगे। हाँ हफ्ते तक आ नहीं जाएंगे। नहीं, हफ्ता तो नहीं दिख रहा है, 8-10 दिन में कि हम लोग इंशाल्लाह उसको दे देंगे आपको, और एक रीजनेबल प्राइस में कि जो कास्ट भी पूरी हो उसी में देंगे, तो बड़ा जंप नहीं देंगे कि लाभ इतने में मारी जाए। अच्छा हाँ टैक्स पीरियड के एंड। अब उन्होंने कहा फाइनेंस ईयर के एंड से, फाइनेंशियल ईयर के एंड से गया आपने, फाइनेंशियल ईयर के एंड से, हर बात पे फाइनेंशियल ईयर के एंड नहीं लगना, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है टैक्स पीरियड जिससे वो रिटर्न या वो डॉक्यूमेंट बिलोंग करता है ना, जब वो टैक्स पीरियड का एंड होगा तो उससे। 6 जिस पीरियड से परटेन करता है। टैक्स पीरियड क्या है, अगर आप सेल टैक्स में हमारी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, या जो पेपर इधर किताब में दी गई है डेफिनेशन, तो उसमें लिखा है कि टैक्स पीरियड सेल टैक्स में कितने दिनों का होता है। टैक्स पीरियड 30 दिन या 31 दिन या 28 दिन का होता है, 1 महीने का होता है। जैसे अभी नवंबर का था तो 1 से लेकर 30 नवंबर तक ये क्या है, टैक्स पीरियड है। तो जनाब ये टैक्स पीरियड जब एंड हुआ, इसके इसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे अगले 6 महीने काउंट कर लो, जिस टैक्स पीरियड से वो डॉक्यूमेंट या वो रिटर्न या वो रिकॉर्ड परटेन करता है, उससे आगे 6 महीने, स्टार्टिंग पॉइंट ये और उसमें 6 ईयर्स फर्दर ऐड कर लो। उस डेट तक आपने रिकॉर्ड को अपने पास अपने सीने से लगा के मसलन आपके बिजनेस प्रेमिसेस में या रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है आपने। सही हो गया। लेकिन एक और बात, अगर इस रिकॉर्ड के बारे में, इस महीने के बारे में कोई केस चल रहा है, केस कहाँ पे चल सकता है, प्रोसीडिंग्स, एफडीआर के अंदर प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, प्रोसीडिंग्स, या कहाँ हो सकती हैं, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास हो सकती हैं, सीआईआर अपील्स, स्पेशल जज, एपलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कहीं पे भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, फैसला नहीं आया जब तक फाइनल डिसीजन ना आ जाए, फाइनल डिसीजन ना आ जाए तब तक। तो बात यहाँ ये बन गई कि जब तक फाइनल डिसीजन ना आ जाए तब तक, और अदरवाइज कब तक, जिस महीने से परटेन करता है वो आपका टैक्स पीरियड है, उस टैक्स पीरियड से आगे 6 साल तक। तो ये 2 हैं। अगर 6 साल पूरे हो गए हैं और अभी प्रोसीडिंग चल रही है, जनाब रिकॉर्ड अपने पास रखना है क्योंकि प्रोसीडिंग चल रही है, फाइनल डिसीजन नहीं आया। आपको जी 6 साल पूरे हो गए, आई नीड नॉट टू रिटेन द रिकॉर्ड, सॉरी, दे आर सेइंग इन दिस सेक्शन टिल फाइनल the final decision you have to maintain that record। लो जी, एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है। जी सर। ठीक है जी, फाइनल डिसीजन तक भी हो सकता है। 6 साल कहाँ से होगा, टैक्स पीरियड, सही। ये सर उसी में है ना कि अगर फाइनल डिसीजन 6 साल से आगे जाता है तो फिर भी मेंटेन करेंगे, यही मैंने कहने की कोशिश की है। ठीक है जी, जब फाइनल डिसीजन जब तक नहीं आता तब से, जब फाइनल डिसीजन आएगा वहां से शुरू होगा या नहीं नहीं कहने का मकसद ये है कि 6 साल से पहले अगर हाँ देखो, अगर देखो ऑडिट, अब बात इस तरह कर लेते हैं। हाँ मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने ये रिटर्न फाइल की, ये पीरियड है नवंबर 2021, इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं जैन 2022 में। आप ये कह रहे हैं जैन 2022 में ऑर्डर आ जाता है यहाँ कहीं से और ये फाइनल डिसीजन हो जाता है, तो फाइनल डिसीजन हो गया, अब हम रिकॉर्ड को 3-4 महीने बाद फाड़ के साइड पे कर दें, नहीं फिर भी 6 साल तक रखना है यार। ठीक है, 6 साल तक फिर भी रखना। बात क्लियर होगी ना अभी?
हाँ यही आप पूछना चाह रहे थे। चलो अच्छा जी, अब आ जाओ यार सेक्शन जो है ना, आ, हाँ 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 ठीक है। अभी एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ लीक डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन नंबर 25, इसमें जो हो सकता था वो डिस्कस हो गया। रिकॉर्ड ऑफ लीक Documents. डॉक्यूमेंट्स। पहले बात हो रही थी जनाब रिकॉर्ड है क्या, रिकॉर्ड को कितने अर्से तक रखना है। अब कह रहा है रिसाई एक्सेस, कि किसको आपने एक्सेस देनी है, किस जिसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन किया हो उसी को तो एक्सेस देनी है। कौन है वो, एफबीआर का कमिश्नर। कौन है जी, एफबीआर का कमिश्नर। एफबीआर के कमिश्नर को क्या पड़ गया जी आपसे रिकॉर्ड ले, वो आपकी टैक्स की लायबिलिटी मालूम करना चाहता है सही वाली। वो समझता है, उसके माइंड में आ गया है कि आपने कैलकुलेशन ठीक नहीं की, वो कोई एरर भी हो सकता है और आपकी डेलिबरेट अराधातन भी कोशिशें हो सकती हैं। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि जनाब मैं टैक्स को बचा लूँ तो कानून को तोड़ के, ठीक है। तो फिर वो कहेगा मुझे एक्सेस दो ताकि मैं आपका ऑडिट कर सकूं, मैं आपकी इंक्वायरी कर सकूं, मैं आपकी चीजें मालूम कर सकूं। ठीक हो गया। अब कमिश्नर साहब पेपर में आने वाला क्वेश्चन में भी आ सकता है, मैं जब ये कह रहा होता हूँ तो इसके चांसेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आना ही आना है, बट मे बी आस्क्ड इन द पेपर। ठीक है, वो क्या हो सकता है, एफबीआर का कमिश्नर किसको अथराइज कर सकता है कि वो आपका ऑडिट कर सके, आपकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर सके। कौन किसको कह सकता है जी वो, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू। जी किसको ऑथराइज कर सकता है वो, जिसको चाहे कर यहाँ पे सकते हैं। लिखा हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कम से कम not below the rank of assistant commissioner. हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ कि जनाब वो सीआईआर जो है किसको ऑथराइज कर सकता है। कहते हैं एसी होगा, इससे नीचे वाला नहीं होगा, ये बात कहना चाह रहा है ना वो। Yes. तो एसी असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू साहब जो है ना, कम से कम अगर ये उनका होता होगा तो फिर वो ऑथराइज हो सकते हैं ये काम करने के लिए, एक्सेस लेके और फिर वो ऑडिट करके और उसकी इंक्वायरी करके अपनी ऑडिट असेसमेंट देने के लिए। इसमें सर ये और स्पेसिफाइड नहीं ना करता कि ये यही करेगा, इससे ऊपर भी कर सकता है। हाँ कम से कम, मैं नहीं कह रहा कम से कम, कम से कम ये होता होगा। जब कम से कम है तो उसका मतलब ऊपर वाला तो किसी को भी कह सकता है, ठीक है, लेकिन इससे नीचे वाले को नहीं कह सकता। अच्छा, फिर मैं एक अच्छी चीज बताने लगा था, तो वो सीक्वेंस में जब होता है ना तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो गायब हो जाता है। अच्छा, इसको तो थ्राइज कर गया वो असिस्टेंट कमिश्नर। हाँ, साल में कितनी बार ये जो वो इंक्वायरी कर सकते हैं, वो ऑडिट कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं साल में, वंस इन अ ईयर। नोट करें, वंस इन अ ईयर। अच्छा, एजीपी से क्या बनता है, अकाउंटेंट जनरल। Auditor General. Auditor General. की बात है जी सर। एजीपी, ऑडिटर जनरल हाँ पाकिस्तान। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान। इसका फिर क्या काम लगता है आपकी, क्या क्या करता होगा,
ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ऑडिट करता होगा जी सर, यार, ऑडिट अगर करते हैं। ऑडिटर जनरल है तो ऑडिट ही करता होगा ना। सर ऑडिट करते हैं Yes. ऑडिटर जनरल सबसे बड़ा पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये ऑडिट करता है। इसने ऑडिट कर लिया कंपनी ABC का, जी, किसका? कंपनी कंपनी ABC ABC का, ठीक है जी। इसने ऑडिट किया और जब इसने ऑडिट कर लिया तो ये भी आ गए, कहते हैं जी हमें भी करवाओ। कंपनी ABC कहती है या गवर्नमेंट का अदारा ABC कहता है सॉरी हमने नहीं करवाना, हमने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से ही करवा लिया है, बताओ क्या वो कह सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं। कह सकता है। वो कहता रहे, कमिश्नर साहब ने उसकी बात नहीं सुनी, उसने कहना उनका अपना काम था मेरा अपना काम, वो अपना काम करके चले गए, मुझे मेरा काम करने दो। तो ये डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैज कंडक्टेड द ऑडिट बट स्टिल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कैन डू द सेम असाइनमेंट, he can also do the audit, he can also do the investigation, he can also inquire। सही, जी सर। पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। तो जब वो ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तो किस सेक्शन के अंदर असेसमेंट पास होगी? सेक्शन 11। तो याद रखें कि जब हो गया काम मुकम्मल तो जो ऑफिसर उन्होंने कमिश्नर साहब ने जिसको ऑथराइज किया था वो एक असेसमेंट पास करेंगे और किस सेक्शन के अंदर पास करेंगे? 11। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जाने लगे, इक्वली इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। कहता है कि ये क्यों काम किया जा रहा है? क्योंकि ये किया जा रहा है कि बंदे ने करेक्ट टैक्स नहीं दिया। क्या नहीं दिया? करेक्ट टैक्स नहीं दिया। करेक्ट टैक्स मीन कि जितना बनता था उतना नहीं दिया, इसलिए किया जा रहा है, उसके साथ ही सारा कुछ। जी सर। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अभी ये सारा कुछ नहीं हुआ, उसको नोटिस नहीं गया, तो 3 मैं कॉलम बना लेता हूं, टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज और एक बना लेता हूं पेनल्टी का। अभी नोटिस नहीं किया, वो बंदे को पता चल जाता है हो कंपनी ABC, ओहो गलती हुई, टैक्स नहीं दिया यार। वो कहता है टैक्स ले लो, डिफॉल्ट सरचार्ज ले लो, पेनल्टी माफ। जब बंदे को खुद रियलाइज हो गया बगैर नोटिस के उसने टैक्स दे दिया, उस पे जो डिफॉल्ट सरचार्ज था वो दे दिया, तो फिर पेनल्टी नहीं लगी। सही। अब क्या हुआ? ऑडिट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो। ऑडिट की प्रोसीडिंग्स ये हम खत्म करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं। चलो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑडिट, नजर आ रहा है ऊपर? ऑडिट स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, लेकिन SCN शो काज नोटिस SCN नहीं हुआ। फिर क्या होगा? कहता है जान छुड़वानी है, जी छुड़वानी है, टैक्स दे दो, डिफॉल्ट सरचार्ज दे दो, 25% पेनल्टी का जो बनता है वो दे दो, प्रोसीडिंग्स खत्म। अब एक तीसरा सिनेरियो आता है, थर्ड सिनेरियो। यहाँ पे क्या होता है? शोकाज आ गया। अब शोकाज किए जा रहे हैं, तो ये वही होती है कि अपॉर्चुनिटी दी जाती है आखिरी कि जनाब ये मैं टैक्स लगाने लगा हूँ, ऑफिसर कह रहा होता है ये मैं लगाने लगा हूँ, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन दिस इज द टैक्स, तुम्हारा 10 लाख बन गया, मैं तुम्हें लगाने लगा हूँ, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम्हारे पास कुछ दफा में है तो कह लो, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू कहा जा रहा हो। सही। तो ये वो शोकाज नोटिस है। अब शोकाज नोटिस आ गया है,
अब ये जान छुड़वाना चाहता है, क्या करेगा? क्या करेगा? दे दो टैक्स डिफॉल्ट सरचार्ज, दे दो 100% पेनल्टी दे दो, गेम इज ओवर। जान छुड़वाना चाहते हो, शोकाज आ गया, ठीक है, जो टैक्स बनता है वो भी दे दो, डिफॉल्ट सरचार्ज भी दे दो, पेनल्टी भी दे दो, पूरी दे दो, शोकाज विल वेट। फिर बाकी रह गया क्या? तो यही है, लेकिन ये देख लो कि ये अगर वो चाहे तो पेपर में पूछ ले किसी भी तरीके से, तीनों सिनेरियो में से करेक्ट टैक्स नहीं दिया तुमने, बगैर नोटिस के दे रहे हो तो इस तरह कर लो, टैक्स दे दो, डिफॉल्ट सरचार्ज दे दो, पेनल्टी माफ माफ। नोटिस आ गया, जी टैक्स दे दो, डिफॉल्ट सरचार्ज दे दो, पेनल्टी का 25% दे दो, प्रोसीडिंग्स खत्म। टैक्स अब शोकस नोटिस आ गया, टैक्स दो, डिफॉल्ट सरचार्ज दो, 100% पेनल्टी दो, छुट्टी करो। ठीक है, तो हम भी छुट्टी ना कर लें? जी सर। नहीं, क्यों? सर ये दो सेक्शन है, छोटे छोटे हैं, तो करा दें, नहीं तो छुट्टी कर देते यार इसको कल करते हैं हैं। और इतना हजम कर लें, हाँ जी इसको डाइजेस्ट करें, और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट टुमारो at 7:30 or 7:45. सही? So is there any question related to today's topic? आज की डिस्कशन के बारे में है जी कुछ? जी आप रुक जाइए, गैलेक्सी 8 एंड आई एम गोइंग टू, मैं बता रहा हूँ बेटा, 25% वाला मैं बताता हूँ। देखो आपने करेक्ट टैक्स नहीं दिया, सही टैक्स नहीं दिया जितना बनता था अकॉर्डिंग टू लॉ, तो आपके पास कुछ रेमेडीज अवेलेबल हैं। देखो जो टैक्स नहीं दिया, आपको पता चल गया इतना बनता है, तो आप उससे जान छुड़वाना चाहते हो कि यार कल को मेरे साथ मसला ना बने, तो आप वो टैक्स दे दो, और साथ में उसके ऊपर जो डिफॉल्ट सरचार्ज बनता है, डिफॉल्ट सरचार्ज क्यों बना? क्योंकि आपके एरियर्स बन चुके हैं, या आपने ड्यू डेट पे पे नहीं किया, एरियर्स बन चुके हैं, तो आप डिफॉल्ट सरचार्ज तो दो ना, फिर उसका पेनल्टी कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि आपने खुद इनिशिएटिव लिया। आपको बोर्ड ने, आपको एफबीआई ने बता दिया, नोटिस दे दिया कि जनाब आपकी गड़बड़ है, आप फौरन नोट करते हैं, अच्छा है गड़बड़ है, बाकी मुझे करेक्ट टैक्स का तो पता है, कहते हैं मैं टैक्स दे देता हूँ, डिफॉल्ट चार्ज भी दे देता हूँ, और पेनल्टी जो तो आप लोगों ने लगानी है ना, मैं खुद 25% लेके हाथ हो जाता हूँ, उसमें से तो हो जाएगा। फिर कहता है शोकॉज नोटिस आ गया, अब आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है? अगर आप फौरन चीजें खत्म करना चाहते हैं, टैक्स जो चोरी किया था वो दे दो, डिफॉल्ट से चार्ज उस पे दे दो, और जितनी एफबीआई ने पेनल्टी लगानी है उसका खुद ही 100% दे दो, तो बात फिर भी खत्म है। आई होप कि अब समझ आ गई होगी। बंद कर दो रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो। नहीं यार, यहाँ पे बुक में जो है ना, वो जो लिखा हुआ है अथराइज जो है वो अथराइज हो रहा है, बिलो कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर नहीं हो रहा, तो आप एसी पे स्टिक रहें जो हमें सेक्शन 25 कह रहे हैं, हम उसके साथ रहते हैं जी। बंद कर दिए? नहीं चल रही। अच्छा, हाँ जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह कामर्स का इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। होपफुली 19 लास्ट डेट है पीपीएससी की, लेक्चर जो वो ले रहे हैं, तो कामर्स की हम सिर्फ पढ़ाएंगे और कोई नहीं। कामर्स की क्लास में और हमारे एसीएम में सर मोहम्मद शहजाद हैं, वो इस वक्त बीपीएस 17 में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स में, तो वो और मैं, हम दोनों मिलकर 50% मैं कवर करूँगा, 50% वो कवर करेंगे, दोनों जूम और फिजिकल अवेलेबल होगा जी। ठीक है जी, नासिर अहमद साहब यू आर वेलकम। सो आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसी तरह आपको असिस्ट करते रहें, हेल्प करते रहें, जान आप लोगों ने मारनी है। देखो अभी आप इस लेक्चर में आप ये जो सेक्शन हमने चाहे थोड़े कवर किए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सर इसका फला जो वर्ड है वो कवर नहीं हुआ,
वर्ड बाई वर्ड हो गया ना जी, Yes, sir. कि हमने कोई वर्ड छोड़ा नहीं है। Yes, sir. और किस तरह तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन हो सकते हैं हमने वो भी कर लिया, कि किस तरह वो अगर आपको चाहे कि आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करना चाहे तो वो भी, और साथ में हमने आपको रट्टे का भी कहा है। हमने ये नहीं कहा कि आपने रट्टा छोड़ देना है। मैं हर बात में कहता हूँ कि टाइटल को याद करना, और फिर अंदर क्या है अंदर भी हमने आप लोगों को बता दिया। तो प्लीज़ कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो सुबह से क्लास में जिसको 76 के 76 सेक्शन याद ना हो, टाइटल, जिसको शेड्यूल सारे याद ना हो और जिसको चैप्टर के नाम याद ना हो, और फर्दर क्या इनकम टैक्स के भी इसी तरह याद हो। सही, तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह।